और ये देखिए, ये उनका घर है साइंटिस्ट जी का। और आगे दिखाएंगे, उनसे आपसे परिचय कराएंगे कि उनकी योग्यता क्या है और उन्हीं के बारे में। ये है उनका घर। और हम आपको एक बात बता देते हैं कि जो दिनेश साइंटिस्ट जी हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों का आविष्कार भी किया है और पढ़ाई में योग्य हैं। और उनके बारे में सारी चीज़ें हम आपको एक एक विधिवत तरीके से बताएंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, है ना दोस्तों। और देखते हैं, आप दिनेश जी से वार्ता करेंगे। तो दिनेश जी से मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों का आविष्कार किया है, उनकी योग्यता क्या है, उन्हीं के बारे में हम आपको दिखाएंगे। और जो कि दिनेश जी का ये घर है, तो उन्हीं से वार्ता करेंगे। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। जी सर, बताएं पूरा सर अपना परिचय दें थोड़ा। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं यहाँ पर पंचायती राज विभाग में कर्मचारी के रूप में सेवा प्रदान कर रहा हूँ, जिला जालौन में, विकास खंड टकोर में। जी सर। और यहाँ से मुझे बड़ा स्नेह और प्यार मिल रहा है। जी सर। जी सर, आप बताएं कि जैसा कि आपका एक वीडियो चर्चा में है कि आपने आविष्कार किया है हेलमेट का, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैंने एक आविष्कार किया है हेलमेट का। जी। जैसा कि रोज़ की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन या तमाम आला अधिकारी इस पर बड़ी बाउंडेशन किए हैं कि हर व्यक्ति को हेलमेट लगाना चाहिए जिससे दुर्घटना ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी होशियारी को देखते हुए हम हेलमेट को नहीं लगाते हैं और कोई ना कोई बहाना आए दिन बना देते हैं, जिस बहाने के बनाने के बाद हम लोगों को इतने दुर्घटनाओं की स्थिति देखने को मिलती है और कई लोग जान भी गंवा देते हैं। जब हमने देखा कि ऐसी स्थिति है तो क्यों ना एक ऐसा आविष्कार किया जाए जिसमें हेलमेट बिना लगाए गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तब जब हमने सर्वे किया, सत्यापन किया और हमने एक हेलमेट ऐसा बना के तैयार किया है कि जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे टू व्हीलर वाहन किसी भी सूरत में स्टार्ट नहीं। हमने अभी आपको बताया कि इन्होंने हेलमेट का, चमत्कारी हेलमेट का आविष्कार किया है। ये कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा आविष्कार किया है जो आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे। तो इनसे वार्ता करेंगे। आपको ये हेलमेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हेलमेट मामूली हेलमेट नहीं है। इसके बारे में भाई साहब से हम पूरी जानकारी लेंगे। चलो बात करते हैं जी दिनेश जी से। जी सर, बताएं जी हेलमेट के बारे में कुछ बताएं। महोदय जी, ये हेलमेट इस प्रकार का बनाया है, मैंने इस तकनीकी का शोध करके बनाया है जी कि इसमें जब हमने देखा कि बाउंडेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, बाउंडेशन के साथ मैंने इस हेलमेट की तकनीकी यूँ विकसित की है कि इसमें जब तक सर पर ये हेलमेट धारण नहीं करेंगे टू व्हीलर वाहन किसी भी स्थिति में स्टार्ट नहीं होने को तैयार होगा। जी जी। मैंने इस तकनीकी को विकसित करने में करीब 2 वर्ष पूरे बिता लिए थे। इसके पहले से मैं इसकी तकनीकी का इजाद करता रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही ये तकनीकी हमारी विकसित हुई है। जी सर। जी सर, आप जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें आधार कार्ड भी चिपका है, DL भी चिपका है। ये क्यों चिपके हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और ये प्रश्न वास्तव में पूछने लायक ही था। ये मैंने डॉक्यूमेंट इसलिए चिपका रखे हैं कि आए दिन ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत पुलिस प्रशासन को मिल रही है कि टू व्हीलर वाहन निकलता तो है, लेकिन पुलिस प्रशासन जब इसके कागजात चेक करने की बात करते हैं तो उसमें कभी ये बहाना बन जाता है कि हम गाड़ी साफ़ कर रहे थे तो घर में छोड़ दिए, गिर गए, या तमाम प्रकार के बहाने बना करके जो टू व्हीलर वाहन है कहीं किसी न किसी व्यक्ति या विशेष का चोरी या तमाम खतरों का डर रहता है। इसमें संबंध में मैंने समस्त डॉक्यूमेंट इसी में चिपका रखे हैं कि आपको ये आपका बहाना नहीं रहेगा कि गाड़ी हेलमेट में चिपके हुए हैं ये हमारे का डॉक्यूमेंट, तो आपका कोई ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि हम घर में कागज़ छोड़ आए हैं। जी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। भैया ने सारे डॉक्यूमेंट इसी में चिपका दिए। अगर पुलिस प्रशासन अगर रोकता है तो भैया का कहना है सिर झुकाओ, वो सारे डॉक्यूमेंट देख लेंगे, वो आगे चलते बनो। और ये देखते हैं ये लाइटिंग लगी हुई है, इस साइड भी लाइटिंग लगी हुई है, इस साइड भी लाइट। इसका सर क्या उद्देश्य है? इस तकनीकी के विकसित करने के लिए जब मैंने सत्यापन किया, इसकी ज़रूरत समझी जी सर कि रोडों पर अक्सर हमारी टू व्हीलर वाहन ख़राब हो जाती है, या रात में हम खड़े हैं या गाड़ी कहीं कोई ना कोई तकनीकी छोटी मोटी ख़राब हो जाती है, और हम सुधारने में जब खड़े हो जाते हैं हाईवे पर या किसी प्रकार के रोड पर, तो आने वाला सामने वाला वाहन
ये उसको ये पता नहीं चलता है कि कोई ना कोई वाहन खड़ा हुआ है। इस तकनीकी के लिए मैंने ये बहुत हैवी लाइट लगाई हुई हैं जी। इस लाइट का उपयोग जब होगा कि जब खड़े हैं या कोई लिखा पढ़ी करना है या गाड़ी ख़राब हो गई है कुछ देखना है, तो इस तकनीकी को आप यूज़ करके, यहाँ बटन भी देखिए आप लगाया है, स्विच ऑफ है, जब आपको यूज़ करना हो तो यूज़ कर लीजिए और बंद करना है तो बंद कर लीजिए। जी सर। तो इसमें ये तकनीकी की लाइट इसलिए लगाई है कि हमें कुछ इंगित करना पड़े या रोशनी की ज़रूरत पड़े तो इसका उपयोग हो सके। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें आपने वायर भी लगाया है, ये किस लिए लगाया हुआ है? जी, मैं इस तकनीक का भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि वायर सिर्फ इसके करंट के लिए है। अब कोई शरीर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शक्ति तो है नहीं है, या मेरे द्वारा इजाद नहीं की गई, या अभी तक किसी साइंटिस्टों के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि शरीर के अंदर शक्ति से ये बल्ब जल सकता है। इसकी एनर्जी देने के लिए, इसको ऊर्जा देने के लिए, इसको इलेक्ट्रिक देने के लिए ये बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। जब ये बैटरी से कनेक्ट हो जाता है तो इसमें करंट आ जाता है, इस स्विच के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है लाइट का। जी। इसका हम आप लोगों को लाइव डेमो भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका लाइव डेमो है। जब तक ये हेलमेट आप सर पर नहीं लगाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। करंट आ गया, अब गाड़ी रेडी है लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम हेलमेट नहीं अब जैसे हम इसको लगाते हैं हम कहीं खड़े हैं और फोन आ रहा है। हमने इसको हटा दिया तो अब तो गाड़ी जाम हो गई। जैसा कि भैया ने ऐसे ये हेलमेट तो आविष्कार किया है, और हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। इन्होंने भैया ने एक रोड का जो मैप है वो रोड बनाया है, तो वो रोड को हम ज़रा दिखाएंगे। ये है रोड, ये रोड के बारे में भाई साहब से हम बात करेंगे। ये रोड बना हुआ है, ये किस प्रकार बना है और कितना समय लगा? हाँ, ये हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे संसार की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, पॉलीथीन पर्यावरण प्रदूषण या तमाम प्रकार की प्लास्टिक जो है, जब हमारा सामान यूज हो जाता है तो उस पॉलीथीन को या प्लास्टिक को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। वो ऐसी एक वस्तु है कि वो तो ना तो गलती है, ना सड़ती है, ना किसी प्रकार से उसका नष्ट किए जाना हमारे पास उपाय था। जब मैंने देखा कि जब इसका उपाय ही नहीं है तो मैंने कुछ तकनीकी विधि से इस रोड का निर्माण किया हुआ है, जो आज की समय में जो तमाम प्रकार के विभाग व सरकार रोडें बना रही हैं, उनकी लागत से कम 50% कम की लागत में ये रोड बन के तैयार होती है और इसकी टिकाऊ और मजबूती दुगनी है। ये बताइए जी, आपने जो रोड बनाया इसके मतलब लोगों के लिए क्या उद्देश्य देंगे? इसके लिए तो एक तो रोड बन के तैयार हो रही है, दूसरी बात रोड बनाना हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। विशेष उद्देश्य तो हमारा ये है कि एटमॉस्फेयर क्लियर करना, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना। और ये प्रदूषण इतना हानिकारक, इतना घातक है कि इसको सरकार भी प्रमाणित करती है कि यदि ज़मीन में ये कहीं दफना दिया जाता है या दबा दिया जाता है तो वो अपने जहाँ जिस जगह पे ये दबी है उस केंद्र से लेकर के 1 मीटर की परिधि की भूमि को ये बंजर कर देती है। तो कृषि में हमारा इसका सबसे बड़ा नुकसान है, और नदियाँ गंदी सबसे ज़्यादा इसी से होती हैं। जानवर जो खा के पॉलीथीन मर जाता है वो क्षति नहीं होगी, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद नहीं कराना पड़ेंगी, जिसका मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। कंपनियों में लगे हुए रोजगार युक्त आदमी बेरोजगार नहीं होंगे। देखिए, ये देख सकते हैं, ये सर क्या है? ये मैंने देखिए
हमेशा साइंटिस्टों को मुद्दे मिलते हैं समस्या देखने से। जी सर। एक बार मैं अपने जन्मभूमि ग्राम में जा रहा था, मेरा जन्मभूमि ग्राम जमखुरी पड़ता है, ग्राम जमखुरी पोस्ट जरिया जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। जी सर। मैं अपने गांव जा रहा था, गर्मी के समय थे। जी। एक महिला बाइक पर बैठी हुई थी, उसका पति गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। अटेंडम गाड़ी पंचर हो गई और पंचर होने पर वो बच्चे को लिए थे। वो दुर्दशा देखने को जब मुझे मिली तो बच्चा इतना चिल्ला रहा था, करा रहा था गर्मी से कि मुझे वो रुदन मेरे हृदय में लगी और उस रुदन से मुझे एक टॉपिक मिला जिसका टॉपिक मैंने आविष्कार किया। ये उस समस्या की निजात करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है जी। कि ये जो है पहिए की उसमें फिट हो जाता है जी, क्लिप में। हाँ। और ये दूसरा सिरा जी, दूसरा सा साइलेंसर में फिट हो जाता है। आप मेन स्टैंड पर गाड़ी को खड़ी कर दीजिए और इसको लगा करके एक्सीलेटर तेज़ कर दीजिए। एक्सीलेटर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसका जो गैस निकलेगी, वो पहिए में भर जाती है और इतनी भर जाती है कि आप यथास्थान पंचर की दुकान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। देख लीजिए भाई साहब, ये कितने साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनकी कोई अपने यहाँ कोई भी चर्चा नहीं होती है ना। तो कोई ये बताइए सर, आपको सरकार से कोई मदद मिली है फाइनेंशियल तौर पर? देखिए, सरकार के लिए मैंने तमाम उच्च अधिकारियों को अपनी वार्ता सुनाई, अपने कारनामे दिखाए, अपनी शैक्षिक योग्यता से परिचित कराया और बहुत सारे मंत्रियों को भी मैंने अपना हुनर दिखाया। जी सर। लेकिन अभी कोई ऐसा हमें पर्टिकुलर ऐसा व्यवस्था नहीं बनी, ये ऐसा कोई मंच नहीं मिला जिससे मुझे देश में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। यदि मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से कि मैं छोटा कर्मचारी जरूर हूँ, गरीब परिवार से जरूर हूँ, यदि मुझे अच्छा मंच मिल जाए और एक सहारा सहयोग मिल जाए तो मैं वो काम करके दिखा सकता हूँ जो देश में शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा। जैसा कि भैया का कहना है कि मुझे एक मौका ज़रूर मिले, मैं सरकार से विनती भी करूँगा कि दिनेश जैसे साइंटिस्ट होनहार व्यक्ति के लिए एक मौका ज़रूर दें। बात करते हैं इनकी योग्यता की। इन्होंने बताया योग्यता के बारे में, तो योग्यता के बारे में दिखाएंगे ये कितने पढ़े लिखे हैं। जी देखिए, आपके एक सवाल में जब शिक्षा की बात आई जी, तो मैं जब शोध किए तो शोध करने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता था सभी लोगों में कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की। जी। यदि आपने पढ़ाई नहीं की, नथिंग है कि आपने जब पढ़ाई नहीं की वहाँ तक, तो आप शायद शोध कैसे कर सकते हैं। मैंने जिस क्षेत्र में शोध किया है उस क्षेत्र की डिग्री हासिल की है, डिप्लोमा हासिल किया है और एक प्रमाण पत्र हासिल किया है, जिससे मुझे कम से कम बेसिक जानकारी तो मिली है उससे, और उस बेसिक जानकारी से मैंने अपने प्रोडक्टों को नई गति प्रदान की। जैसा आपने कहा शिक्षा के बारे में, मेरी शिक्षा ग्रामीण अंचलों की है। मेरी जन्मभूमि ग्राम जमखुरी पोस्ट जरिया जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से शिक्षा प्रारंभ हुई एक प्राइमरी पाठशाला से, सरकारी प्राइमरी पाठशाला से जब मैंने शिक्षा अर्जन की, वहाँ के गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक हमारे गुरुजी महाराज थे ग्राम जरिया के, उन्होंने कहा था कि बेटा, गुरुओं का आदर आप करते रहोगे तो निश्चय ही आपको ऐसा वरदान मिलेगा कि आप पूरे देश और दुनिया में जान पहचान बना सकेंगे। मैंने उनके वचनों को अपने हृदय में समावेश किया और उनके वचनों को आगे बढ़ाते हुए मैंने शिक्षा ऐसे अर्जित की है। मैंने 10 बार हाई स्कूल किया है। जी सर। प्रश्न करते आइए। आपने मतलब कितनी बार हाई स्कूल किया? मैंने 10 बार हाई स्कूल किया है और अलग अलग विषयों से किया है और अलग अलग जिलों और अलग अलग विद्यालयों से किया। अच्छा, हाई स्कूल के बाद इंटर कितनी बार किया? इंटर मैंने 7 बार किया है। इंटर 7 बार किया है, अलग अलग विषयों से, अलग अलग विद्यालयों से, अलग अलग जिलों से। और मुझे तमाम विषयों की मुझे ज़रूरत पड़ी शिक्षा अर्जन करने की, तो मैंने सब में फार्म डाल देता हूँ प्राइवेट, और विभाग से अनुमति लेकर के मैं पूरी अपनी परीक्षा देता हूँ, जिसका प्रमाण पत्र मुझे प्रतिवर्ष मिल जाता है। और सौभाग्य की बात यह है कि मैं इस बार भी हाई स्कूल की एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अच्छा, इस बार भी हाई स्कूल मतलब 11वीं बार एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं भाई साहब। और भाई साहब से और बात करते हैं कि इंटर के बाद जो डिग्री या डिप्लोमा क्या क्या है आपके पास? मैंने देखिए सूक्ष्म शब्दों में जल्दी बता देता हूँ, लंबी वीडियो हो रही है आपकी। सर। मैंने 10 बार हाई स्कूल किया है, 7 बार इंटर, बीए 2 बार, बीएससी ह्यूमन राइट टूरिज्म कंप्यूटर, आईटीआई 3 बार किया है, इलेक्ट्रिकल वायर इंटरनल, बी फार्मा, बीएड, एमए, तमाम सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद जब शिक्षा निर्देशालय से एक प्राइवेट एजेंसी हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने संज्ञान में लिया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई आप देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद
इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं। हम आपको एक मंच पर बुलाना चाहते हैं। उन्होंने मंच पर बुलाकर मुझे सम्मान सहित विश्व रिकॉर्ड दे करके मुझे एक अवार्ड दिया और सर्टिफिकेट दिया, गोल्ड मेडल दे करके मुझे सम्मानित किया। मुझे हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड ऐसा है जी कि माननीय अब्दुल कलाम, महामहिम अब्दुल कलाम साहब को मिला है, सानिया मिर्ज़ा को, महेंद्र सिंह धोनी को, बहुत बड़ी बड़ी देश की हस्तियों को मिला है। मैं तो नसीब तो छोड़िए, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं भी इस लायक हूँ। लेकिन आप लोगों की दुआओं से इस धरती पर हमारे जन सैलाव के प्रेम भाव से मुझे ये वरदान मिला और मैं उस मंच तक पहुंचा। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अभी आपको क्रम से वारी वारी से सर्टिफिकेट और विश्व रिकॉर्ड तमाम प्रकार के जो मुझे अवार्ड मिले हैं, अभी तक अवार्ड मुझे 173 शील्डों से नवाजा गया है और ये क्रम बिल्कुल चलता चला जा रहा है। मुझे हर जगह हर दो चार दिन में लोग सम्मानित करते हैं। तमाम एजेंसियां हमारे तमाम प्रकार के समारोह में सम्मानित करने का जो काम हमारे उरई के ग्रामवासी, उरई के नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग बुलाते हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने सुन लिया होगा दिनेश भाई के मुँह से कि इन्होंने क्या क्या किया है, योगदान दिया है शिक्षा के प्रति। हम इनके दिखाएंगे कि इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं, ये लाइव दिखाएंगे। बच्चों को शिक्षा प्रदान करा सकें, उनको शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा सकें। ये विश्व रिकॉर्ड है, हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये देखिए, दिनेश कुमार जी सर, 10/9/1982 मेरा ये सर्टिफिकेट है जो विश्व रिकॉर्ड के रूप में मुझे दिया गया था। ये आपको कहाँ सम्मानित मिला था? ये हैदराबाद में मिला था, लेकिन उस समय कोरोना काल चल रहा था तो मैं वहाँ जा नहीं पाया था। वहाँ से उन्होंने डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से मेरे घर पर उन्होंने भेज दिया था। ये स्पीड पोस्ट से देखिए आया था। जी जी जी, चलो और भी दिखाएं आप डॉक्यूमेंट। ये सर्टिफिकेट जो मिला है, देखिए थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये श्रीमान अन्ना हजारे, महामहिम अब्दुल कलाम साहब, सानिया मिर्ज़ा, तमाम बहुत बड़े बड़े देश की ऐसी हस्तियों को ये मिला है कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए नहीं, ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है जो इस प्रदेश में ये विश्व रिकॉर्ड आया। गोल्ड मेडल दे करके सम्मानित किया था, ये गोल्ड मेडल है वहाँ का। और तमाम प्रकार के पेन कॉपियाँ भी भेजी थी उन्होंने। इनकी डिग्रियाँ देखते हैं, ये डिग्रियाँ करें भी हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। जब तक प्रमाण सामने नहीं आता है तो अद्भुत और अलौकिक बात तो है ही कि कोई 10 बार हाई स्कूल कैसे कर सकता है, लेकिन बात यथार्थ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमारे हाई स्कूल का सभी सर्टिफिकेट है। जी सर, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं एक एक दिखा रहा हूँ आपको, पहले आप हाई स्कूल की देख लीजिए। जी सर, बस दिखाएं। ये हाई स्कूल की प्रथम मार्कशीट है। कौन सी ईयर? 1999 जी, प्रथम हाई स्कूल की मार्कशीट है। एक जी, 2 जेंडर की है, 2 3 हाँ हाँ, 4। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भाई निकालते जा रहे हैं। 5 डिग्री, 5 हाई स्कूल 5 बार दिखा चुके हैं। 6 जी, एक डिग्री पे मैं चाहता हूँ माननीय कैमरा महोदय जी से थोड़ा सा जूम करके इनका सन भी दिखा दें। दिखा नहीं, कहीं पास में आ जाओ। 7 जी, 8 9 और ये 10वीं मार्कशीट। 10 मार्कशीट तो भाई साहब ने दिखा दी। अब 11वीं की तैयारी इस वर्ष भी चल रही है। जी इस बार मैं 11वीं की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपने लगन ईमानदारी से तन मन से मैं खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, जिससे मेरा सर्टिफिकेट अच्छे नंबरों से अच्छे प्रतिशत से बन के तैयार हो जाए। और मैं अभी यहाँ तक सीमित नहीं रहूँगा। जी सर, मुझे अभी 4 बार हाई स्कूल और करना है। जी, और मेरा लक्ष्य तो ये है कि जब तक मेरी आंखों से दिखाई देता रहेगा और मेरी अंगुलियां काम करती रहेंगी, तब तक शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ूंगा नहीं। इसके बारे में कुछ कहें, कितनी बार आपने हाई स्कूल किया, किस उद्देश्य से किया है? देखिए,
पुराने लोगों की मैं बात सुनता था कि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो क्यों ना ज्ञान के उस पीछे पड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाए। तो जितनी भी सारी डिग्रियां हैं, हर क्षेत्र की डिग्रियां हैं, कहीं ना कहीं डिग्रियों में कोई ना कोई हमारी विशेषता छिपी होती है। तो मेरा एक लक्ष्य है कि सभी क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित किया जाए। बहरहाल पूरा तो ज्ञान अर्जित किसी ने नहीं कर पाया, ना कोई कर सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए वो कम नहीं है। मैं इस उद्देश्य को लेकर के सभी क्षेत्रों में डिग्रियां हासिल कर रहा हूं और करता चला जा रहा हूं। मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ परीक्षा देने में। और यदि कोई मेरी मजाक करता है, शिक्षा के प्रति यदि कोई मेरी मजाक करता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनका नाम है दिनेश, जो कि छोटे से शहर में रहते हैं अभी। उनका गांव है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो अब हम इनसे कहेंगे कि जो इतनी इन्होंने डिग्रियां की हैं, तो सरकार से आप कुछ कहेंगे? अब सरकार से तो ये कहेंगे, ये तो हमारा कर्म है कि करना है। अब सरकार या हमारे उच्चाधिकारी या हमारे समाज के जनप्रतिनिधि या विशिष्ट हमारे यहाँ शहर में मूल निवास करने वाले राजनेता यदि हमारी प्रतिभा का थोड़ा सा भी 1% भी एहसास करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम मुझे सहारा सहयोग न दें, तो ऐसी संस्थाओं में इतने साइंटिस्ट पैदा कर दें, इतने साइंटिस्टों के दिमाग, साइंटिस्ट की बच्चों के साइंटिस्ट के दिमाग वो आगे बढ़ा दें कि कम से कम हमारे उरई का नाम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो ही जाए। अच्छा। हम एक्चुअली क्या बागवानी में भी अपना बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये आप मतलब लगाते रहते हैं पेड़? हाँ, ये हम जब पेड़ लगाते रहते हैं, बहुत दूर दूर से जो है हम पेड़ लाते हैं। अपने लाइफ में कितने पेड़ लगा चुके हैं? अभी मैंने कम से कम अपनी लाइफ में, मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 200-300 के समथिंग पेड़ लगा दिए होंगे मैंने। और सबके जितने भी मैंने फलदार वृक्ष लगाए हैं, सबके मैं फल ज़्यादातर खा चुका हूँ। अच्छा, लोगों को क्या नसीहत देंगे पर्यावरण के बारे में? भाई नसीहत क्या, ये तो ज़िंदगी है जी। फल की वैल्यू नहीं है जी सर। हमारे यहाँ पौधों की वैल्यू है, पेड़ों की वैल्यू है। मैं तो ये कहता हूँ आपकी अच्छे जीवन के लिए यदि एक भाग, दूसरा भाग निकल के आता है तो वो वृक्ष है। वृक्ष को लगाइए और जीवन दान दीजिए। कहते हैं ना कि पेड़ गए थे काटने पेड़ गाँव में, जब धूप लगी तो बैठ गए उसकी ही छाँव में। तो आपको छाँव लेना है, ज़िंदगी का एहसास करना है, ज़िंदगी का आनंद लेना है, तो अपनी लाइफ में कुछ करिए या न करिए, एक पौधा जरूर लगाइए। जी। जैसा कि भैया का कहना है कि आप ज़िंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन एक पेड़ ज़रूर लगाएं। जी सर, इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर। जी, आपको काफ़ी डीपली जानकारी है। मुझे लगता है कोई हमारा खास मित्र आपसे मिला है जिसने आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दी है मेरे लिए। जी जी बिल्कुल। ये सही बात है बिल्कुल। ये जो है खिड़की है, खिड़की के लिए जो हमने कारपेंटर बुलवाया तो वो अनाप शनाप पैसा मांगने लगा। जी जी। तो हमने कहा कि भाई कितने तक पढ़े हो आप? हाँ। तो कहने लगा भैया हम तो 8 तक पढ़े हैं और ये कारनामा पूरा कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब आप 8 तक पढ़े हैं और कारनामा कर लेते हैं, तो मैं तो यार आपसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जी। मैंने कारपेंटर की एक किताब ली और उस किताब से के सहयोग से मैंने कुछ अर्जन किया, कैसे क्या उपकरण लगते हैं, किस प्रकार से खिड़की जंगला बनाए जाते हैं। मैंने कोई 8 दिन 10 दिन स्टडी की होगी और आपके सामने ये कांच का जंगला बना करके तैयार कर दिया है। मैं अपने घर के कोई भी कार्य मार्केट नहीं बेचता हूँ, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, चाहे बढ़ईगिरी का हो, चाहे बागवानी का हो, चाहे नल मिस्त्री का हो, चाहे गाड़ी सुधारने का हो। मैंने इस प्रकार के सभी कार्य लगभग सीखे हैं। और भी हमें दिखाएंगे इनको, इनके काफ़ी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। भारत रत्न की फ़ोटो भी लगी हुई है और दिखा सकते हैं इधर काफ़ी इनके जो बता रहे हैं 173 अवार्ड मिल चुके हैं। दादाजी हैं, दादाजी से कुछ बात करते हैं। जी दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दिनेश जी हैं जो बचपन से ही ऐसे थे, होशियार थे कि क्या हुआ? इनका बचपन से लगन रहा है। अच्छा। जब ये छोटे थे तो क्या करते थे? छोटे हर चीज़ को देखते थे जी, जगह जगह बनना है कुछ को। जी। ये थे दिनेश जी के पिताजी, इनसे हमने आपको रूबरू कराया। जी, इनके पिताजी के बारे में थोड़ा इनसे वार्ता करें। देखिए हमारे पिताजी जो है जी बहुत गरीब परिवार से थे जी, और गरीब परिवार से होने के बाद इन्होंने बड़ी विपत्तियां सही हैं। उस विपत्तियां का एहसास हमको कराते रहे समय समय पर। वही दृढ़ परिकल्पना संकल्प हमने भी लिया था कि समस्याएं हैं भाई, उनकी जो रक्त की बूंदों से ये हमारे यहाँ सब व्यवस्थाएं बनी हैं, तो ऐसा ना हो कि उनकी ये परेशानी और ये जो उन्होंने करा कमाया है
किसी प्रकार का दुरुपयोग हो। हम लोगों ने मन लगा करके किया। आप जिला कृषि अधिकारी के पद से जी ये रिटायरमेंट हुए हैं उरई से ही, और इन्होंने अपने जीवन में जो सर्विस में नाम कमाया है, लोगों में छवि छोड़ी है, वो सराहनीय रहे हैं और कृषि विभाग से इनको पूरी जीवन भर की सेवा दी है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ रहे हैं जी। और स्वामी ब्रह्मानंद राठ के जो प्राचार्य प्रबंधक रहे हैं इंटर महाविद्यालय के, तो वो लोग उनसे नसीहत लेते थे। तो मेरे दादा दादी मुझे तमाम वैज्ञानिकों की कथा कहानी सुनाया करते थे। मेरे मन में जागरूकता उठती थी, मेरे मन में कौतूहल होता था कि मैं क्यों ना साइंटिस्ट बनूं, मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता हूं। यदि मैं भी ऐसा कर लेता तो आइंस्टीन जैसे आपके भाभा परमाणु संधान केंद्र में तमाम वैज्ञानिक हैं, मैडम क्यूरी हैं, जेम्स वाट है, इनके कारनामों को मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। बस उस खलबली को मचाते हुए मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहा, और जब मैं अपने स्टैंड पे आया तो मैंने एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। जैसा कि इनका कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, जो भी इंसान करता है शुरू से छोटा ही से लेवल से जाता है, कोई एकदम हाई फाई नहीं हो जाता है। और जो भी है इनका ये जो प्रतिभा हमने देखा है, इनके बारे में हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनका एक मौका ज़रूर दें अपनी प्रतिभा हुनर दिखाने का भाई साहब के लिए। और भी आगे क्या प्रोसेस चल रहा है बनाने के लिए? देखिए, आगे मेरा प्रोसेस है एक मिनी रेल इंजन बनाने की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अड़चन इसलिए आ रही है क्योंकि उसके पार्ट थोड़ा महंगे हैं और मशीनें लाने में हमें समस्या हो रही है। मैं रेलवे विभाग को अभी लेटर लिखूंगा, उनसे सहायता मांगूंगा कि यदि आप लोग मुझे सहायता दे दें तो मैं आपके विभाग के लिए भी एक बहुत अच्छा आविष्कार कर सकता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारे समाज को कि अपने बच्चों को आपने 2 रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर शिक्षाप्रद बनाएं, शिक्षा के अग्रसर जरूर करें, और अपने के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम उत्साहवर्धन जरूर करते रहें। और यदि कोई बच्चे के अंदर किसी विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधक या किसी सहायक अध्यापक या टीचर में यदि किसी प्रकार की मुझसे संबंधित सहायता लेना हो या बच्चों को प्रति विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। एक कॉल करने पर मेरा चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे जितना समय खर्च हो जाए, मैं आपके यहाँ पधारूंगा ज़रूर, और आपके यहाँ जितनी ईश्वर ने मेरे पास बुद्धि सद्बुद्धि दी है मैं उसको बखान करके आपके बच्चों को, आपके विद्यालय को साइंस के प्रति जागरूकता जरूर करूँगा। देख लीजिए कितनी लोग बच्चों के प्रति कितना इनका स्नेह है। तो उसी के बारे में हम आपको इनसे परिचय कराया। जिनका नाम है दिनेश गौतम, दिनेश वैज्ञानिक के नाम से ये प्रसिद्ध है उरई में। कोई भी इनका सर्च कर सकते हैं। और लाइव डेमो जो दिखाया था इन्होंने हेलमेट का, वो किस डीएम के सामने दिखाया? हमने जब हेलमेट बनाया, बनाने के बाद जब हमने देखा कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे और बड़े प्रशंसनीय हमारे लोकप्रिय जिला अधिकारी महोदय माननीय डॉक्टर मन्नान अख्तर जी आए हुए थे, और यहाँ पर ज़िले में रह करके उन्होंने भी ऐसा कारनामा छोड़ा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से रिचार्ज वाटर में उनको अवार्ड मिला। ऐसी शख्सियत को जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे जिलाधिकारी महोदय के सामने अपने इसको मॉडल को पेश किया जाए। जब मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की तो उन्होंने हजारों काम छोड़ करके तुरंत आदेशित किया कि दिनेश कुमार जी आप यहाँ आएँ और डेमो मेरे कार्यालय में ही करें। मैंने उनके कार्यालय में डेमो किया, उन्होंने गुड आइडिया कह करके पीठ थपथपा करके मुझे शाबाशी दी और आगे बढ़ने का एक आशीर्वाद प्रदान किया, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप बहुत आगे निकलेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जैसा कि डीएम साहब ने इनको भी सम्मानित किया है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, इनका नाम है दिनेश वैज्ञानिक जी। और हम आपसे इनको अगर और भी कोई आविष्कार करते हैं तो इनसे फिर आएंगे इनके घर और फिर इनसे मुलाकात करेंगे। इनका जो अभी प्रयास चल रहा है वो इंजन बनाने के लिए प्रयास चल रहा है, क्योंकि इनके पास आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है। क्योंकि मैं सरकार से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इनके लिए मदद जितनी हो सके आप फाइनेंशियल तौर पर ज़रूर करें, है ना दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। आपने आज ये आविष्कार बनाया, क्या है आपका आविष्कार? ये आविष्कार रोज़ जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं बिना हेलमेट के, इसकी जब हमने देखा तो इस तकनीकी के लिए हमने शोध किया कि ऐसा कोई हेलमेट बनाया जाए जिससे उनको बेबसी हो जाए कि हमें हेलमेट लगाना ही है, तब हमने हेलमेट जाके। तो आपकी डिवाइस की विशेषता क्या है? डिवाइस की विशेषता ये है कि जब हम हेलमेट लगाएंगे सर पर तभी वो कनेक्ट होगी इंजन से, और जब इंजन से कनेक्ट होगी तब वो करंट देगा, तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपने और कोई आविष्कार किए? इसके अलावा हमने एक प्लास्टिक सड़क बनाई हुई है जो पॉलीथीन या अदर प्लास्टिक रिसाइकिल के लिए,
प्लास्टिक बन के तैयार होती है, जिससे रोड बनती है, और एक झाड़ू बनाई है जो 1 घंटे में करीब 40 किलोमीटर की सफाई करती है। जी। और इसके अलावा कोई आपके और? इसके अलावा हमने एक चश्मा बनाया है जो एक ही दृष्टि में चारों तरफ का दिखाई देता है, और एक एंटी रेबीज टैबलेट बनाई हुई है जो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहे के काटने से जो हाइड्रोफीबिया या रेबीज का जो रोग हो जाता है, इस रोग को नष्ट करने के लिए एक एंटी रेबीज टैबलेट बनाई गई है जो कम से कम दामों में हमने बना के तैयार की है। उसका ज़्यादा खर्च भी नहीं है, कम से कम में मिल जाएगी। लगभग कितने रुपए उसकी मूल्य पड़ती है? मूल्य मेरे हिसाब से तो करीब 5 रुपये लमसम पड़ती है। अच्छा, ये आपने अपनी प्रतिभाओं को जनपद के या उच्च अधिकारियों को इस आपने वहाँ दिखाया है, तो आपको क्या आश्वासन मिला है? हमने इस जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे या मॉडल बनाए हुए हैं, हमने आविष्कार किए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को दिखाए हैं। अब जैसा कि कल ही हमने माननीय डॉक्टर मनन अख्तर जी, जिलाधिकारी महोदय जालौन जी को दिखाया, उन्होंने बड़े धैर्यतापूर्वक बहुत अच्छी तरह से ढंग से हमारे इस कारनामे को देखा और बड़ी सराहना की, और अंत में गुड आइडिया कह करके हमारे इस सम्मान का गौरव बढ़ाया। सफाई यंत्र को लोग झाड़ू यंत्र के नाम से भी पुकार रहे हैं। यह मात्र 1 घंटे में 7 फुट चौड़ी 40 किलोमीटर लंबी सड़क को सफाई करने की क्षमता रखती है।